Hello and welcome to Study Vibe Science for class 8th. In this section, we will discuss the NCERT exercise solutions of chapter 5 Coal and Petroleum. इस चैप्टर की कंप्लीट और डिटेल्ड NCERT एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ 20 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप चैप्टर का कंप्लीट और डिटेल्ड NCERT एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए एकदम फटाफट हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम आज के सेशन से। और सबसे पहले हम आते हैं उन पॉइंट्स पर जो कि हमारे चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, या फिर वो वाले पॉइंट्स जो आते हैं किस सेक्शन में, व्हाट यू हैव लर्नड। बिफोर डूइंग क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। हमें अच्छे से पता है चैप्टर पढ़ के कि जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं हमें ये भी अच्छे से पता है, मैं दोबारा बता देती हूँ। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तब बनते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स एक जगह पर इकट्ठा होते जाते हैं, और वो भी मिलियंस ऑफ सालों तक एक जगह पर इकट्ठे होने के बाद जब कंप्रेस होते जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, तब वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले बताया है, दैट मीन्स मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ, जो कि सिर्फ एक छोटे से वीडियो में हमने पूरा कर दिया है। आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल किससे बनते हैं, जब डेड रिमेन हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के और काफ़ी सालों तक पड़े रहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये नेचर में लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम लोग इसका ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, ह्यूमन्स अपनी एक्टिविटीज़ में इसका जुडिशियली यूज़ नहीं करेंगे, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमारे फॉरेस्ट, पेड़ को हम काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को तबाह कर रहे हैं, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम माइनिंग किए जा रहे हैं, और इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो फिर एक तरीके से हम इनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कह सकते हैं ना। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। हमें अच्छे से पता है कि जो कोल है उसके 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस। कोक के बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये टफ और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पोर्स होते हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, और इसको ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म कहा जाता है कार्बन की। एकदम घबराना मत, क्वेश्चन आंसर्स में हम इन सब चीज़ों को दोबारा डिस्कस करेंगे। और जो कोल है वो एक इस तरीके का फॉसिल फ्यूल है, जब कैसे बनता है, अर्थ क्रस्ट में फॉरेस्ट एकदम दबते चले जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जो सॉलिड पार्ट हमें मिलता है ऑर्गेनिज्म से, उसको कहते हैं हम कोल। और कोल टार क्या है, कोल टार के बारे में हमें पता है, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके हम इन सब चीज़ों को निकालते हैं। पेट्रोलियम गैस को, पेट्रोल को, डीजल को, कैरोसिन को, पेट्रोलियम को काफ़ी हद तक छाना जाता है, उसके बाद इन सब प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है। फिर आते हैं कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और कैसे लग जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स में इनको डिस्कस करेंगे। और वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली, इसलिए हमें इसका सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सब मिल पाए। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को एज फ्यूल यूज़ करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स आर एज फॉलोज। आप इसको 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहली चीज़, दे आर क्लीन फ्यूल्स। क्लीन फ्यूल्स का मतलब है ये जब भी जलते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉइजनस फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करते। एकदम पॉइजनस फ्यूम्स का मतलब है जब आप घर में खाना पकाते हो तो जो धुआं उठता है वो पॉइजनस तो नहीं होता, यानी कि एकदम साफ़ है, ठीक है, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता। और सेकंड चीज़ ये कि उससे कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कोई भी राख प्रोड्यूस नहीं होती है। सेकंड, दीज आर लो कॉस्ट फ्यूल्स।
और ये जो फ्यूल्स होते हैं ये सस्ते होते हैं बाकी फ्यूल्स के मुकाबले। एंड थर्ड, दीज आर अवेलेबल ईजीली, ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। हम किसी भी गैस एजेंसी से जाके एलपीजी का सिलेंडर ले सकते हैं, सीएनजी पेट्रोल पंप से भी भरवा सकते हैं। फोर्थ, these can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। और अब तो गैस पाइपलाइंस अवेलेबल है इन सब के सप्लाई के लिए, एलपीजी के सप्लाई के लिए, तो ये घरों में डायरेक्टली पहुंच जाता है बिल्कुल आराम से। तो ये सब थे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। सेकेंड है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। एक ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बता दो जिसका यूज़ करके रोड्स को सरफेस किया जाता है, उनकी सरफेसिंग की जाती है। सरफेसिंग यानी कि ऊपर एक लेप लगाया जाता है रोड्स के। तो हमें पता है वो तो कोल टार हुआ करता था, लेकिन आजकल कौन सा यूज़ होता है? तो आजकल दीज डेज बिटुमिन। बिटुमिन एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको रोड्स की सरफेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल टार। तो इम्पॉर्टेंट है बिटुमिन वाला ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे डेड वेजिटेशन से, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से जब वो दबते चले जाते हैं, कोल कैसे बन जाता है, इतना ठोस चीज़ कैसे बन सकती है डेड वेजिटेशन से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आप इस आंसर को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में भी अवेलेबल है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज हैविंग डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। होता क्या था, 300 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ का मतलब है कि जो भी ज़मीन थी वो थोड़ी सी नीचे थी, अब की तरह ऊपर ऊपर नहीं थी, ज़मीन काफ़ी नीचे धंसी हुई थी। ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, फिर जैसे जैसे अर्थक्वेक आए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी वगैरह में कुछ चेंजेस आए, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये जो फॉरेस्ट हैं वो ज्वालामुखी का लावा वगैरह निकला, इतना प्रेशर, इतनी हीट, और ये सॉइल में दबते चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, फिर जैसे जैसे इसके ऊपर और ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होती गई, देवर कंप्रेस्ड, वो और ज़्यादा दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रेज्ड एज ए सैंक डीपर एंड डीपर, टेम्परेचर भी बढ़ता गया और ये और ज़्यादा दबते चले गए। सैंक का मतलब होता है डूबना, नीचे नीचे। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर में डेड प्लांट्स इनसाइड द अर्थ गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। फिर जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो जितने भी डेड प्लांट्स होते थे अर्थ के, वो किस में कन्वर्ट होने लग गए, कोयले में कन्वर्ट होने लग गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, अब क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि कोल जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इसीलिए ये जो स्लो प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन हो जाता है डेड वेजिटेशन का इनटू कोल इज नॉन एज कार्बनाइजेशन। तो इसने जो हमसे ऊपर पूछा था कि व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, तो ये उसी का आंसर था कि कोल में मेनली कार्बन है, और जो स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन का डेड वेजिटेशन के इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसको ज़रूर आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स पर, इसको हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है फिलिंग द ब्लैंक्स का, फॉसिल फ्यूल्स आर, 3 फॉसिल फ्यूल्स आपको मेनली पता है, तो आप इस ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बी पार्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम से उसके अलग अलग चीज़ों को अलग किया जाता है। मैंने बताया था कि जो पेट्रोलियम होता है वो एक ऐसा डार्क ऑयली लिक्विड है जिसके अनप्लीजेंट ऑर्डर है, और ये मिक्सचर होता है बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। अब इन चीज़ों में से मुझे कोई एक चीज़ निकालनी है तो मैं पेट्रोलियम के साथ क्या करने वाली हूँ, रिफाइनिंग का प्रोसेस। फिर सी पार्ट पे आ जाते हैं, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल है जो गाड़ियों में यूज़ किया जाता है वो क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर सीएनजी। आप इसकी कंप्लीट फॉर्म, फुल फॉर्म ज़रूर लिख कर आना एग्जाम में। फिफ्थ, टिक ट्रू
और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर स्टेटमेंट सही लगती है तो आप लिखेंगे ट्रू, और अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट गलत है तो आप लिखना फॉल्स। ए पार्ट में फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल्स को लैब में बना सकते हैं? कोई भी अपनी केमिस्ट्री लैब में क्या फॉसिल फ्यूल्स को बना सकता है? नहीं बना सकता। इसको तो बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में बनते हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। बी पार्ट पे आ जाते हैं। CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या CNG ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल है देन पेट्रोल? नहीं, हमने तो अभी अभी पढ़ा है सी पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स के कि ये तो सबसे कम पॉल्यूशन वाला फ्यूल है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सी पार्ट पे हम आ जाते हैं। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक है वो कार्बन की एक प्योर फॉर्म है, तो आप इसमें लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। डी पार्ट, कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोल टार है वो बहुत से सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, तो आप इसमें लिखेंगे ट्रू, येस ये बहुत से सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आते, रट्टा लगाना पड़ता है। इस चैप्टर के कंप्लीट NCERT डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख लेने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर एकदम से समझ में आ जाएंगे और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई पार्ट, कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। क्या कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो हम लिखेंगे फॉल्स। कैरोसिन भी तो एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए हमने लिखा फॉल्स। कोल्टार के बारे में हमने डी पार्ट में जैसे देखा, कोल्टार के बारे में आपको चैप्टर में भी बताया गया था कि जो कोल्टार है वो एक्चुअली मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का, और इसीलिए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस है 200 सब्सटेंसेस, दोनों ही बातें ट्रू हैं। फिर 6 क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमें बताओ कि क्यों फॉसिल फ्यूल्स के साथ ऐसा होता है। जो डेड वेजिटेशन से बनने वाले फ्यूल्स हैं जो मिलियंस ऑफ सालों बाद मिलते हैं, ये एग्जॉस्टिबल क्यों है, यानी कि लिमिटेड क्यों है? इनको हम बार बार क्यों नहीं बना सकते हैं? ये ख़त्म क्यों हो जाएंगे? तो आप इस आंसर में लिखना फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर बीइंग एग्जॉस्टेड अबेंडेंटली बाय अस। फॉसिल फ्यूल जो है वो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब है इसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो नेचर में एकदम तय करके रखी गई है। ये अनलिमिटेड नहीं है कि जितना यूज़ करो और हमें मिलता जाएगा, जैसे कि सनलाइट अनलिमिटेड है, जितनी भी यूज़ कर लो कल दोबारा मिल जाएगी। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के साथ तो ऐसा नहीं है। ये इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, उतनी ज़्यादा ही गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो इन सब में इन चीज़ों का बहुत यूज़ हो रहा है। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। 7th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। हमें बता दो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यूजेस होते हैं कोक के। कोक के बारे में हमें पता है कोक क्या है। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसी के बारे में हमें पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे काफ़ी ज़्यादा टफ है, हार्ड है, पोरस है। पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं। ब्लैक सब्सटेंस है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन एलिमेंट की सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म है। सी, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। इसका यूज़ स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है। स्टील बनाने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, जब हम आयरन को लेते हैं, आयरन को कोक के साथ मिला देते हैं और कुछ बाकी सारे एलिमेंट्स बहुत कम क्वांटिटीज़ में होते हैं, लेकिन मेजरली आयरन और कोक लेते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टील मिलता है, जो कि एक अलॉय है, ठीक है। और ये बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से भी यूज़ होता है। फिर 8th क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा जाता है कि पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम किससे बनता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो समुद्र में रहते हैं। कैसे? When these organism died। अब ऐसा तो नहीं है कि ये ऑर्गेनिज्म कभी मरेंगे नहीं। समुद्र में रहने वाली फिशेज़ हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कभी ना कभी मरेंगे। जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो कहाँ बरिड हो जाती हैं? वो तो नीचे बरिड हो जाती हैं। देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जैसे जैसे वो बरी होती जाती हैं, नीचे दबती चली जाती हैं, वैसे उन पर सैंड, रेत और क्ले, मिट्टी वगैरह की लेयर चढ़ती जाती हैं।
ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, फिर मिलियन ऑफ सालों बाद जब हम उन्हें देखेंगे, दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम, वो तो पेट्रोलियम में बदल चुके होंगे और नेचुरल गैस में बदल चुके होंगे, क्योंकि पानी के नीचे इतनी नीचे जब वो बरी होते रहे तो वहाँ पे एयर नहीं थी, एयर से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, एंड प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर के केस में वो सब कुछ पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 एक अमेजिंग क्वेश्चन है, पेपर में तो नहीं पूछा जाता लेकिन नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। एक टेबल में आपको टोटल पावर शॉर्टेज के बारे में बताया है जो कि इंडिया में है 1991 से 1997 तक चली है। पावर शॉर्टेज का मतलब कि लाइट नहीं आना या फिर बिजली की कमी हो जाना। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, अब आपको ग्राफ बना के इस डेटा को शो करना है। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस, हमें क्या करना है, जो शॉर्टेज की परसेंटेज है उसको हमें यहाँ पर, ये हमें अच्छे से पता है वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो वाई पर आपको शॉर्टेज परसेंटेज लिखनी है और जो ईयर होगा उसको आपको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इसके लिए आप टेबल को अच्छे से देखना। देखो जितने भी ईयर यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया है, एक्स एक्सिस पर हमने ईयर ले लिया है 1991 से 1997 तक, और जो शॉर्टेज का परसेंटेज है वो हमने ले लिया है वाई एक्सिस पर। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको ये सब प्लॉट करना आता है। 1991 कॉरस्पॉन्ड करता है किससे, 1991 में 7.9% था। अब 1991 हमने किस पे लिया है, ईयर्स हमने लिया है एक्स एक्सिस पर, और ये जो 7.9% है इसको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर। जहाँ पर दोनों मैच हो जाए वहाँ पर आपको एक पॉइंट क्रिएट कर देना है, और ऐसे कर करके पॉइंट को ज्वाइन कर करके हमें एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया है एक यूनिट, यानी कि एक ईयर। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का एक बॉक्स है, एक यूनिट है, उसको एक ईयर मान के चलेंगे क्योंकि इतना बड़ा तो ग्राफ हमारे पास होगा नहीं। और अलॉन्ग वाई एक्सिस आप एक यूनिट यानी कि 1% मानकर चलेंगे। तो जनरली ये 7.9 से 11.5 तक है, तो आप 0 से 12 का स्केल जो है वो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।